अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बेटे, आज जो हम काम करने जा रहे हैं वो इस वक्त आपके पास इससे कनेक्टेड है कि जस्ट लाइक हमने आपसे पहले डिस्कस किया था कि ट्रांसफॉर्मेशन का जो भी पोर्शन रिमेनिंग है पास्ट पेपर्स का वो हम आपको अगली वीडियो में सॉल्व करवाएंगे। तो इस वक्त हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन का अगला पोर्शन रिमेनिंग है तो उसके हवाले से बात कर लेते हैं। लेट सपोज़ ये इसके पास पेपर्स हैं। ट्राइंगल ए बी सी हैज़ अ वर्टिसेस ऑफ ए बी एंड सी। ये आपको 3 वर्टिसेस उसने प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। इन 3 वर्टिसेस के साथ आगे क्या कह रहा है वो आपसे, वो कह रहा है ट्राइंगल एफ जी एच हैज़ अ वर्टिसेस ऑफ एफ जी एंड एच, वो अलग अलग वर्टिसेस हैं। डिस्क्राइब फुली द ट्रांसफॉर्मेशन डेट मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल एफ जी एच, यानी कि आपको इसकी ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करना है कि इसमें कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। अच्छा, अब इसके लिए क्या करें, आप सबसे पहले आप इस शेप को मुकम्मल करें, उसके बाद आगे कोई और काम कीजिएगा। जस्ट लाइक -12 और 16 आपके पास कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, आप उसको मार्क कर लें। -12 और 6, -12 और 6 आपके पास यहाँ पर होगा, इस जगह पर, इसको यहाँ मार्क कर लेते हैं। उसके बाद अगला जो पॉइंट है आपके पास वो क्या है, -4,8, एक्स पे -4 और वाई पे 8। तो एक्स पे -4 और वाई पे 8 जो होगा वो तकरीबन आपके पास यहाँ पर होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगला जो पॉइंट है एच का वो -2,2 है, तो एक्स पे -2 है और वाई पे 2 है। अगर मैं शेप को मुकम्मल करता हूँ तो ये लाइन इस तरह से बनेगी इसके साथ, ठीक है। ये वाली लाइन इसके साथ इस तरह से बनेगी और आखिरी जो लाइन है वो इसकी, ये वाली लाइन इसके साथ इस तरह से बनेगी, ठीक है। अब मुझे इस वक्त ये बात साफ नज़र आ रही है कि ये जो ट्रायंगल है ए बी सी का, इट्स रोटेटेड, ये रोटेट हुआ है। लेकिन अब ये रोटेट कहाँ से हुआ है, ये वाले पॉइंट को हमें देखना पड़ेगा। और रोटेट किस तरीके से हुआ है, ये रोटेशन हुई है, ये तो हमें समझ में आ रही है। उसने पूछा डिस्क्राइब फुली द ट्रांसफॉर्मेशन डेट मैप्स ट्रायंगल ए ऑन टू ट्रायंगल एफ जी ए बी सी ऑन टू एफ जी एच। तो देखो बेटा, इसका जो ए का पार्ट 1 है उसके अंदर ये तो मैं बता सकता हूँ कि ये रोटेट हुआ है, लेकिन फुली ट्रांसफॉर्मेशन डिस्क्राइब करने का मकसद ये होता है कि एक एक बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो समझ में आ गया हमें कि भाई ये जो है ये हमारे पास इस वक्त रोटेशन हुई है। लेकिन रोटेशन किस तरह से हुई है, रोटेशन के लिए हमें 2 की पॉइंट्स हमें जहन में हमेशा होने चाहिए। एक तो सेंटर ऑफ रोटेशन होना चाहिए और दूसरा एंगल ऑफ रोटेशन होना चाहिए। अब हमें इसका सेंटर ऑफ रोटेशन देखना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ रोटेशन इसका क्या है। तो देखो बेटा, लेट सपोज़ अगर मैं ओरिजिन पे मार्क करूँ, मिसाल के तौर पे मैंने कहा भाई ओरिजिन इसका पॉइंट हो सकता है, तो ओरिजिन से एक लाइन में लेकर गया यहाँ तक, इस वाले पॉइंट तक। तो अगर ये 90 डिग्री पे होता तो इट शुड बी मूव ओवर हेयर, इसे यहाँ होना चाहिए था, पर ये यहाँ तो नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये तो पॉसिबली एग्जिस्टेंस नहीं इसकी नज़र आ रही। तो 90 डिग्री पे इस पॉइंट को यहाँ होना चाहिए था, ये 90 डिग्री पे ये पॉइंट नहीं बना हुआ, इसका मतलब 90 नहीं है। अब किसी और तरीके से मुझे इसको दोबारा से ट्रांसफॉर्म करके इसकी ट्रांसफॉर्मेशन को समझना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब लेट सपोज मैंने कहा यार चलो एक काम करते हैं, इस पॉइंट को ऊपर मूव करवाया था ना, अभी ज़रा इसको ऊपर भी मूव करवाऊंगा तब भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ज़रा इस पॉइंट को थोड़ा नीचे मूव करवा के देखो, ओरिजिन की लाइन से देखो या बराबर में देखो, इधर उधर देखो। अच्छा, इसके टोटल बॉक्सेस पहले चेक करो, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 इसके बॉक्सेस हैं ना। तो इसका मतलब ये बीच में किसी पॉइंट के साथ मूवमेंट इसकी हुई है, ठीक है। तो अब इस बीच के किसी पॉइंट को आपको किस तरह से आइडेंटिफाई करना होगा वो भी हम आपको बता देते हैं। अच्छा, सेंटर रोटेशन आइडेंटिफाई करने का एक आसान तरीका ये भी होता है कि आप क्या करते हैं, आप ये हर पॉइंट्स पे आप लाइंस बनाते हैं और फिर आप उसका एंगल बाइसेक्टर बना लेते हैं कि वो किस पॉइंट से होकर एंगल बाइसेक्टर जो है दोनों का गुजर रहा है। एंगल बाइसेक्टर कैसे बनता है, उसके लिए हम एक काम करते हैं, हम इस पिक्चर को तो नहीं ले जा सकते, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ होगी, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये वाला पॉइंट यहाँ पर आया है तो ये अपने पॉइंट से मिलेगा जाके। इसी तरह से ये वाला जो पॉइंट था ये सी प्राइम का था, तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो बी प्राइम का होगा और ये वाला पॉइंट ए प्राइम का होगा, क्योंकि एंगल आपके पास 90 डिग्री लेफ्ट की तरफ घुमा हुआ है, वो साफ नज़र आ रहा है, पता भी चल रहा है यहाँ से, ठीक है। तो अगर आप बी से लेकर बी प्राइम तक एक लाइन बना लो तो ये एक और आपके पास पॉसिबली लाइन हो सकती है, ठीक है। अब अंदाजे से देखो कि देखो सी का एंगल बाय सी का लाइन बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो कहाँ पर होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि वो जो लाइन होनी चाहिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की सी की, वो ये वाली लाइन होनी चाहिए। इस तरह से लाइन पास होती हुई जा रही होगी। और इसी तरीके से इस वाली लाइन को देखो तो इसका पॉसिबली अंदाज़ा हमें लग रहा है कि यार ये कहीं बीच के किसी पॉइंट पे हो सकता है।
तो बीच के इसी पॉइंट पे अगर ये हो सकता है तो इसकी लाइन अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे कहीं इस तरफ बननी चाहिए, ठीक है। तो ये अंदाज़े से बता रहा हूँ मैं, लेकिन इसको करने का एक आसान तरीका जो है वो किस तरीके से होगा वो भी मैं आपको डायरेक्टली ट्रिम के अंदर आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये ट्रिम में काम किस तरीके से होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम ज़रा यहाँ पे ट्रिम खोल लेते हैं। अच्छा तो जनाब अब ये आ गई हमारे पास ट्रम के अंदर ना, ठीक है। तो अब हम आपको सिखा देते हैं कि आपको एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाना है। तो बच्चे देखो यहाँ पर जब व्हेन यू आर गोइंग टू ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर ना, तो सबसे पहला काम ये होगा कि यू हैव टू मेक द लाइंस, आपको लाइंस बनानी पड़ेंगी, ठीक है। लाइंस कैसे बनाओगे, देखो इधर सबसे पहले हम एक काम करते हैं, स्केल रख के ये वाली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, सी से लेकर सी प्राइम तक की ना, ये वाली लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ये आ गई लाइन हमारे पास। उसके बाद अब एक काम करते हैं, हम उठाते हैं इसको और अब हम ड्रॉ कर लेते हैं बी तक की लाइन ना, बी से लेकर बी प्राइम तक। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमने यहाँ पे रखी और ये ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है भाई। अच्छा बी से बी प्राइम भी ड्रॉ कर ली। अब देखो अगला काम जो होगा वो ये होगा कि यू आर गोइंग टू मेक द एंगल बाइसेक्टर्स, आपको एंगल बाइसेक्टर्स बनाने होंगे, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर्स बनाने के लिए यू नीड ए कंपस, आपने कंपस लिया, कंपस को पहले आपने इसके कॉर्नर पे रखा, ठीक है। फिर आपको जैसे याद होगा हमने सिखाया था आपको हाफ से थोड़ा ज़्यादा, अच्छा इसमें आप ज़्यादा भी खोल सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता, लेकिन आपसे थोड़ा सा ज़्यादा खोलें तो वो ज़रा फ़ायदे में ही रहता है, ठीक है। अच्छा अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ से इस तरफ एक छोटा सा आर्क मारेंगे, ये आपने मारा एक आर्क, ठीक है। और इसी को यहाँ पे बिठा कर एक आर्क आप नीचे की तरफ भी मारेंगे, ठीक है। ये आर्क जो है आपने दो तरफ इस वक्त मार्क हो चुका है, नीचे भी जा चुका है ये आर्क इस वक्त हमारा, और ये ऊपर भी आ चुका है, ठीक है। अच्छा अब इसको उठाकर मैं इस जगह पे रखता हूँ और इस जगह से मैं ये करता हूँ कि एक आर्क बनाता हूँ मैं यहाँ पर, डेट मस्ट बी लाइक दिस, ठीक है। और एक आर्क मैं इसी पे रख कर, इसी कॉर्नर पे रख के एक आर्क मैं बनाता हूँ यहाँ ऊपर की तरफ ना, ये मेरा एक और आर्क बनेगा, ठीक है। अब देखिए जब ये मैंने दोनों आर्क बना लिए तो अब मुझे इसको यहाँ से हटाना होगा, सही है। एक्स्ट्रा जो है आर्क को वो मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ये यहाँ से एक्स्ट्रा आर्क यहाँ से रब कर दिया, इसी तरह से ये यहाँ से एक्स्ट्रा आर्क रब कर देते हैं, ये वाला आर्क हम एक्स्ट्रा जो है ये रब कर देते हैं यहाँ से, ये वाला, और ये वाला भी रब कर देते हैं यहाँ से, ये वाला भी रब कर देते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये एक्स्ट्रा आर्क रब करने के बाद अब अगला काम क्या होगा, अगला काम मेरा ये होगा कि अब मैं दूसरे वाले का एंगल बाइसेक्टर बनाता हूँ, ठीक है। तो दूसरे वाले का कैसे बनेगा बेटे, देखो कंपास को खोलो पूरा, ये उठाया तुमने, इसके किनारे पे रखा है इसको कंपास को, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा खोला, ठीक है। और इसके ज़रिए एक आर्क आपने जो है
इसके यहाँ की तरफ नीचे की तरफ मारना पड़ेगा आपको, ये इधर से एक आर्क मारना पड़ेगा, ठीक है। और एक आर्क आपको इसको यहीं रखे एक आर्क आपको इसके ऊपर की तरफ मारना पड़ेगा, यहाँ से ये ऊपर की तरफ एक आर्क लगा दिया। अब इसी तरीके से कंपास को उठा के आपने यहाँ पे रखा, ठीक है, इस किनारे पे, और इसको उठाकर एक आर्क आप यहाँ मार लें, ठीक है। और इसी तरीके से एक आर्क आप यहाँ पे ऊपर की तरफ मार लें, ठीक है। तो ये 2 आर्क इस वक्त आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अब आपने क्या करना है, अब आपने इनसे आपको लाइंस बनानी है, ठीक है। लाइंस कैसे बनेंगी देखें इधर। जैसे सबसे पहले ये वाला आर्क आपने बनाया था, तो इससे एक लाइन बना लें आप। ये एक लाइन यहाँ से बन जाएगी यूँ करके, ये आई, ये स्ट्रेट लाइन चली गई, ठीक है, इन दोनों आर्क के साथ। इसी तरह से स्केल को उठाया आपने, स्केल को उठाकर अब आपने इन दोनों आर्क से मिली हुई एक लाइन बनानी होगी। ये आप उठा के लेके आए इसको यहाँ पे, और ये यहाँ से आप एक और इसकी लाइन जो है वो यहाँ पे आप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चे, ये दोनों लाइंस जो हैं एक जगह पे मीट हो रही हैं, और वो जगह जो है मेरे हिसाब से वो आ रही है ये पॉइंट, ठीक है, दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है इस जगह पर दोनों लाइंस मीट हो रही हैं। तो मेरे ख्याल से ये तो 1 की तरफ से पास हो रही है, और ये जो लाइन होगी मेरे पास 2 और 3, 1 और 3 अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन ये होगा हमारे पास एग्जैक्ट फिगर के ऊपर। चलो अब ज़रा चलते हैं अपने सवाल की तरफ और देखते हैं कि ये वाला पॉइंट था जो हमें वहाँ से आइडेंटिफिकेशन में मिला, ठीक है। अब ज़रा ये वाला पॉइंट जो है इसके साथ हम थोड़ी सी कारस्तानी करके देखते हैं। ये तकरीबन कोई पॉइंट हमें मिल रहा था वहाँ से ना, तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन यहाँ लेके जाऊँ और एक लाइन यहाँ लेकर आऊँ, तो आई डोंट थिंक सो कि ये 90 डिग्री बन रहा है। हाँ, पर ये जो काम हुआ हुआ इस वक्त, ये एक चीज़ तो मुझे रिप्रेजेंट बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि मैं आपको ये भी समझा देता हूँ एंगल कितने डिग्री का बना। ये एंगल आप मेजर भी कर सकते थे। अगर आप अपने ट्रिम्प में जाएँ ना, तो जहाँ पे आपने एक काम किया है, तो वो काम करके आप इस एंगल को अपने मेजर भी कर सकते हैं। जैसे ये आपका पॉइंट ऑफ रोटेशन आ गया ना, तो आप एक लाइन यहाँ से लेकर आइए, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ लेके जाइए इस पॉइंट तक, ठीक है। इसको मैं दूसरे मार्कर से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। इसको आप यहाँ से यहाँ लेकर आइए इस पॉइंट तक, ठीक है। और एक लाइन जो है आप यहाँ से यहाँ लेकर आइए, और ये दोनों लाइंस को आप मेजर कर लीजिए। इसके एंगल को आप मेजर करेंगे तो ये आपका प्रोटेक्टर आ गया। इसको आपने उठाया, यहाँ से आपने इसको पकड़ा और घुमा के इस स्ट्रेट लाइन के एंगल को मेजर करने के लिए ये देखें अप्रॉक्सीमेटली 40 अभी मुझे नज़र आ रहा है। ये 40 नहीं होगा, ये 45 ही होगा, ठीक है। ये 45 ही है, बल्कि बिल्कुल ये 45 ही नज़र आ 45 ही नज़र आ रहा है, 45 ही नज़र, ठीक है जनाब। तो ये वाला एंगल जो है आपके पास हो गया किसका, 45 का। तो इसका मतलब अब आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन चाहिए थी ना, तो आपने रोटेशन बताई, रोटेशन भी बता दिया आपने। ये शेप उस तरफ घूमा, लाइक इस तरह से घूमा, तो ये हो गया आपके पास एंटी क्लॉक रोटेशन भी लिखी है आपने ये बताया कि भाई ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन थी, और एंगल था इसका 45 डिग्री। और इस वक्त इसमें सेंटर ऑफ रोटेशन जो आपके पास था वो इस वक्त होगा, जो हमने निकाला वो यहाँ से हाफ़ निकला है और यहाँ से 3 निकला है, यानी कि 1x पे 1/2 है माइनस का, और y पे जो है आपके पास -3 है। ये इसका है सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब देख लेते हैं ज़रा आगे क्या कहा हुआ है उसने आपसे। उसने लिखा हुआ है राइट डाउन द मैट्रिक्स दैट रिप्रेजेंट दिस ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ जी, मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। अच्छा देखो, मैट्रिक्स निकालने का तरीक़ेकार बड़ा सिंपल है। आपको एक ऐसा मैट्रिक्स सोचना होता है जिससे ये मल्टीप्लाई होकर टर्म बनी है, ठीक है। उसको करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप इसके कोई से भी 2 कोऑर्डिनेट्स उठाएं, जैसे मिसाल के तौर पे ये C उठा लें और ये B उठा लें। C का जो कोऑर्डिनेट है वो है 2,2, और जो B का कोऑर्डिनेट है वो आपके पास है 8,4, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने पहले ये 2 कोऑर्डिनेट उठा लिए, एक 2,2 था और दूसरा आपके पास जो था वो 8,4 था, सही है। अब ये यकीनन किसी 2/2 के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हुआ होगा,
तो इसके दो नए कोऑर्डिनेट्स बने। ये सी का जो नया कोऑर्डिनेट बना वो क्या था आपके पास, -3, एक्स पे -3 और वाई पे कितना है 2, और दूसरा जो था वो क्या बना हुआ है आपके पास, वो बना हुआ है -4, 8। ठीक है, यहाँ पे ले लीजिए आप ए बी, ये आपका नया मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स को आपको ढूंढना है कि ये मैट्रिक्स से कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। तो ए बी सी डी ये इसका रोटेशन का मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हमेशा हर ट्रांसफॉर्मेशन बेटा मैट्रिक्स में भी हो सकती है। तो आप किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो रोटेशन में और रिफ्लेक्शन में उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अब देखो ज़रा, लेट सपोज इसमें से ए बी सी की वैल्यूज़ निकालते हैं। कैसे निकलेगी, पहले ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो। जब तुम इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये फर्स्ट रॉ जो है तुम्हारे पास, ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो इट बिकम्स 2a + 8c। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो बनेगी 2b + 4d। इसी तरीके से ये बनेगा आपके पास 2a + 4c, और ये बनेगा आपके पास 2b + 4d। ठीक है, इज इक्वल्स टू 8d हो गई। ठीक है, इज इक्वल्स टू -3, 2, -4 और 8। अब इसकी हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर है, यानी कि 2a + 8c जो है वो बराबर है -3 के। ठीक है, इसी तरीके से और 2a + 4c जो है वो बराबर है किसके, 2 के। ये दो इक्वेशन यहाँ से बन गई। ये 2b + 8d जो है वो बराबर है -4 के, और ये 2b + 4d जो है वो बराबर है 8 के। ठीक है, अब आप इसको देखो, जब मैं आपके पास लेट सपोज इनको सब्ट्रैक्ट करवा देता हूँ इक्वेशंस को, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये माइनस की साइन हो गई, ये भी माइनस की साइन हो गई। तो अब आपके पास जब मैट्रिक्स का सॉल्यूशन होगा तो क्या बनेगा, ये पूरा गया, 8 में से 4 गया, बचा आपके पास 4c = -5। ठीक है, समझ में आ रही है, 3 और 2 -5 हो गया, c = -5/4c की वैल्यू मिल गई। अब आप किसी दूसरी टर्म की वैल्यू निकाल लो, 8 + 8c था, c की जगह आपने लिखा -5/4 = -3। तो ये हो गया 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 हो गया, ये बना 2a, और ये हो गया -10 = -3। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, 2a = -3 -10 + 10 हो जाएगा ये, और ये बनेगा 2a = 7, और a की वैल्यू आएगी 7/2। ठीक है जनाब, a भी निकल गया, c भी निकल गया। अब अगली बात किसकी कर लेते हैं आप, अगली बात आप कर लें b और d को निकालने की। तो जब आप b और d को निकालेंगे आप इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करवाइएगा, ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ, 8 में 4 गया, बचा 4d = -12। d बराबर हो गया किसके, -3 के। d की वैल्यू 3 आ गई, आपने उठा के इसको +8 × -3 = -4 यहाँ पे पुट किया। अब ये हो जाएगा आपके पास 2b = -4, 8 से 24 माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का 24, और b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20/2, b = 10। ठीक है, तो अब जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स बना वो था a b c d। तो a b c d में आप क्या लिख सकते हो, a की जगह पे आ रहा है 7/2, b की जगह पे क्या आ रहा है आपके पास, b आपने निकाला था 10, और c की जगह पे आ रहा था -5/4, और d की जगह पे आ रहा था -3। तो ये आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स तैयार हो गया। सही है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स आपके पास बन गया। और अब इस ट्रांसफॉर्मेशन के मैट्रिक्स के साथ भी आपको कुछ और करने की कोई खासी ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, आगे देख लेते हैं। इस सवाल में आगे का पूछा हुआ, राइट डाउन द कॉलम वेक्टर विच रिप्रेजेंट द ट्रांसलेशन डेट मैप सी ऑन टू बी। अच्छा, अब सी से जो बी बना है उसका ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स बता दें आप। सी से जो बी बना है, तो भाई देखो, ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स अगर तुम्हें निकालना है तो पार्ट बी के अंदर ट्रांसलेशन के मैट्रिक्स को निकालने के लिए आपको हमने सिखाया था कि ऑब्जेक्ट प्लस ट्रांसलेशन = इमेज होता है। उसने कहा कि भाई सी से बी बन गया, तो सी का कोऑर्डिनेट जो था वो 2 और 2 हो गया। ट्रांसलेशन का वेक्टर तुमको चाहिए, इमेज पे जो बना है बी वो क्या है, 8 और 4। तो ट्रांसलेशन वेक्टर निकालने के लिए तुम क्या करोगे, 8 4 ये करोगे, यहाँ से जाएगा 2 और 2 हो जाएगा, 8 में से 2 गया बचा 6, 4 में से 2 गया बचा 2। तो ये हो गया ट्रांसलेशन वेक्टर। ठीक है, अगली बात जो है वो तुम्हारे पास क्या है, ए बी सी पी इज़ अ ट्रेपीजियम इन विच पी ए इज़ पैरेलल टू सी बी। अच्छा, अब उसने कहा है कि ए बी सी पी, सी ये रहा सामने, और पी का एक और पॉइंट है जो मिसिंग है। उसने आपसे कहा कि पी ए इज़ पैरेलल टू सी बी, पी ए जो है, और पी ए इज़ हाफ ऑफ सी बी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने होंगे। ठीक है, उसने 2-4 बातें यहाँ पे आपको बता दी हैं। वो दोनों बातें कौन कौन सी बताई हैं कि भाई ए का जो पॉइंट है, पी ए और सी बी का जो पॉइंट है, अगर मैं इस कंडीशन को देखूँ तो बेटा वो यहाँ पे कहीं इस जगह पे एग्जिस्ट कर रहा होगा आगे की तरफ, इस पॉइंट पे कहीं। ठीक है, अब वो आगे आपसे कह रहा है कि 1/2 ऑफ सी बी, सी से बी तक का जो डिस्टेंस है, अगर आप उसको 1/2 करें तो वो पी ए की लाइन बन जाती है। ठीक है, मान ली बात।
अच्छा अब देखो ज़रा गौर करो, गौर से मेरी बात को सुनना और समझना। देखो सी से बी तक जाने के लिए, सी से बी तक की लाइन है ना, उस तक जाने के लिए तुम ये ट्रायंगल बना सकते हो। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि भाई ये वेक्टर से निकाल लो, तो वेक्टर से तुम बहुत आसानी से निकाल सकते हो। अगर मैं तुमसे पूछूँ कि सी बी का वेक्टर क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर सी बी का जो वेक्टर है वो आपके पास बन सकता है, कितने बॉक्स आगे गए, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 ऊपर, 6 बॉक्स आगे 2 बॉक्स ऊपर। तो ये तो उसका सी बी का वेक्टर हो गया, ठीक है। अब इस सी बी के वेक्टर के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप पी ए का वेक्टर निकाल लें, ठीक है। तो पी ए का वेक्टर निकालने के लिए आप लिखेंगे यहाँ पे हाफ ऑफ सी बी, यही उसने आपको लिख के भी दिया है। तो आप जब लिखेंगे इसको हाफ ऑफ सी बी, बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छा आ रहा हूँ, 3 और 1। तो 3 और 1 का मतलब क्या हुआ कि ए से आपको 3 की तरफ जाना है और एक बॉक्स आपको नीचे आना होगा, तो उससे आपको पी का पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें लाइन तो यहाँ पे बनानी होगी ना, इस तरफ कहीं बनेगी। तो मैं एक काम करता हूँ, 1 2 1 2 3 और 1, ये वाला पॉइंट होगा, यानी कि पी का पॉइंट यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो है आपके पास ट्रेपीजियम बन जाएगा, ये दो पैरेलल लाइंस के साथ। अच्छा तो जनाब ये तो हो गया हमारे पास ना। अब आगे देख लेते हैं, वो कह रहा है आगे कि अन इनलार्जमेंट ऑफ ए बी सी ऑन टू ट्राइंगल ए डी ई, एक इनलार्जमेंट हुई है, ठीक है, और ए डी ई के ट्राइंगल पे हुई है। तो ए डी ई के ट्राइंगल को देखते हैं ज़रा हमारे पास यहाँ पर, विच इज़ द पॉइंट, विच पॉइंट इज़ द सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। तो ए डी कहाँ पर है हमारे पास, डी तो इसने यहाँ पे कहीं प्रोवाइड नहीं किया हुआ हमें क्वेश्चन के अंदर। डी इसने किसी और पार्ट में भी जिक्र नहीं किया था, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसमें डी पार्ट नहीं है। ट्राइंगल ए डी ई, डी का उसने कोई जिक्र भी नहीं किया। डी इज़ द पॉइंट के कॉमा 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा ये तो बिल्कुल सिंपल है। देखो बेटा उसने पूछा है आपसे कि ट्राइंगल ए बी सी जो है ए डी ई पे इनलार्ज हुआ है, ठीक है। अब ए बी सी, ये बात ज़रा गौर से देखिएगा, ए बी सी और ए डी ई दोनों में कौन सा पॉइंट कॉमन है, ए का पॉइंट कॉमन है। इसका मतलब सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट ए ही होगा आपके पास। यहाँ पर सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट जो होगा वो आपके पास होगा ए का पॉइंट होगा, जैसे पॉइंट ऑफ द सेंटर। हाँ पॉइंट बता दिया आपने, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं आपके पास, आप यहाँ से देखें 6 है और यहाँ पे देखें 12 है, तो x पे 6 और y पे 12, ये हो गया सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। अच्छा वो आप आगे क्या कह रहा है, गिवन डेट डी इज़ द पॉइंट के कॉमा 0, डी का जो पॉइंट है वो के कॉमा 0 है, वो आपको मालूम नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पता करनी, के कॉमा 0। तो के कॉमा 0 कैसे पता चलेगा बेटा, बहुत सिंपल है। देखो इधर ये पॉइंट, जब तुम इस लाइन ए इसका सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है ना, तो अगर तुम ए से कोई लाइन को लेके जाओगे सीधा बी की तरफ और वो स्ट्रेट आगे की तरफ बढ़ेगी, और के कॉमा 0 तो एक्स एक्सिस का पॉइंट होगा, तो उसका मतलब के जो होगा वो यहाँ पर आ रहा होगा, तो ये वाला पॉइंट होगा के कॉमा 0। तो के कॉमा 0 का मतलब हो गया पॉइंट है 9,0 और ये पॉइंट है इस वक्त डी का, तो डी का जो पॉइंट है वो तो बन गया 9,0। उसके बाद कह रहा है स्केल फैक्टर ऑफ द इनलार्जमेंट। स्केल फैक्टर ऑफ द इनलार्जमेंट कैसे निकलेगा, देखो बेटा इमेज डिस्टेंस ए से लेकर सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से लेके इस पॉइंट तक, ये डी का पॉइंट है ना, तो एक डिस्टेंस ये होगा और एक जो डिस्टेंस होगा वो ए से लेके बी तक होगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से काउंट कर लें, इस डिस्टेंस को, कि आपके पास 3 हो जाएंगे। इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है स्केल फैक्टर। व्हेन यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्केल फैक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट, तो ये होता है हमेशा आपके पास इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो इमेज जो है इस वक्त आपके पास ए से लेके डी पे आना है ना आपको, तो 12 ये हो गए और 1 2 3 ये हो गए, 12 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 144 और 9 13। ये पेपर 2 का क्वेश्चन है, थोड़ा डेसिमल में निकलेगा ये आपको स्केल से मेजर करना पड़ेगा। पहले आप ये ए से लेके डी तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे, फिर आप ए से बी तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे। अच्छा अब इसके बाद ये आप स्केल से कीजिएगा। उसके बाद उसने पूछा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई,
ई के कोऑर्डिनेट कहाँ पे होंगे? तो देखो बेटा, जो स्केल फैक्टर निकलेगा उसके हिसाब से ए से सी की लाइन को भी एक्सटेंड करना, वो यहाँ पे कहीं आ रहा होगा ई का कोऑर्डिनेट ना, इसके आसपास। तो वो पॉइंट भी आपको यहाँ से आइडेंटिफाई हो जाएगा। ये सारा काम आपको उस पर करना पड़ेगा, उसके बगैर ये इस पर नहीं हो सकता टैब के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा 2 देखिए, पार्ट 2 के अंदर क्वेश्चन 2 जो है इसमें क्या दिया हुआ है? ग्रेडियंट तो आप निकाल लोगे, ग्रेडियंट निकालना आपको आता है, कैलकुलेट द एरिया भी निकालना आपको आता है। द पैरेललोग्राम रिफ्लेक्टेड y = 2, y = 2 से पैरेललोग्राम को रिफ्लेक्ट किया उसने। तो देखो बेटा, y = 2 की लाइन जो होगी वो ये वाली लाइन होगी, ये वाली लाइन, ठीक है। इससे आपने पैरेललोग्राम को क्या करना है? रिफ्लेक्ट करना है। जब इससे पैरेललोग्राम को रिफ्लेक्ट करोगे तो जो चीज़ ऊपर बनी है वो एग्जैक्ट नीचे बन जाएगी, और जो नीचे बनी है वो चीज़ बिल्कुल ऊपर चली जाएगी। तो अब इसको देख लेते हैं हम किस तरह से होने वाला है। भाई सबसे पहले तो डी का पॉइंट देखो, तो डी यहाँ से 2 बॉक्सेस के फासले पर है, तो डी यहाँ पे आ रहा होगा। इसी तरह से डी से थोड़ा सा पीछे ए गया हुआ है 2 बॉक्सेस के फासले पे, तो ए यहाँ पे आ रहा होगा तुम्हारे पास। ये हो जाएगा ए प्राइम, ये हो जाएगा डी प्राइम, ठीक है। इसी तरीके से बी का पॉइंट बिल्कुल भी मूव नहीं होगा। सी का पॉइंट यहाँ पर है, तो सी का पॉइंट इससे ऊपर चले जाएगा इस जगह पर, ये हो जाएगा सी प्राइम। अब आप डी से लेके सी तक एक लाइन बना लें, ठीक है। फिर आप बी तक एक लाइन बना लें, फिर आप ये लाइन यहाँ से ले जाएं यहाँ तक, और फिर ये यहाँ पर, ठीक है। ये आपका पैरेललोग्राम रिफ्लेक्ट हो गया, सही है। ए बी, ए प्राइम बी प्राइम, और बी की लाइन मूव नहीं होगी, इनवेरिएंट पर है वो। अच्छा, उसके बाद कह रहा है फाइंड द रोटेशनली सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। उसने पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट अबाउट विच ए बी सी डी ई हैज़ अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2, यानी कि आप जब उसको रोटेट करेंगे तो वो सेम रहेगा। तो ए बी सी डी ये रहा ना, इसको रोटेट करेंगे तो इसी वाला पॉइंट होगा इसका सेंटर, जिससे ये पूरा गोल घूम जाएगा, ठीक है। तो ये बी सी यहाँ पर आ जाएगा और ए डी यहाँ पर चले, तो ये वाला इसका रोटेशनल का पॉइंट होगा। और ये पॉइंट जो है मेरे पास क्या दिया हुआ है? एक्स पे 5 और वाई पे 3। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ग्रेडियंट आप निकाल सकते हैं, ग्रेडियंट वाला काम आपको खुद करना होगा, ठीक है। ग्रेडियंट वाला आप काम खुद करेंगे। इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी की इक्वेशन चाहिए, ये वाला काम आप खुद करेंगे, ये आप खुद करेंगे। द लाइन x = 2 इज़ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। x = 2 की जो लाइन है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है। उसमें फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, ये तो मैं निकाल देता हूँ। देखो बेटा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री की जो लाइन है वो ये वाली लाइन है, x = 2 की, ठीक है। अब ए बी सी डी का क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी तो बना हुआ है, तो इसका मतलब जितने फासले पर ए है तो इतने ही फासले पर डी होगा। तो मेरे ख्याल से ये 2 10 बॉक्सेस कवर कर रहा है, तो ये एक और ये एक, ये इधर आएगा, ये होगा डी का पॉइंट। तो इससे जो पूरा शेप है आपके पास, ये पूरा ऐसे बना हुआ होगा यूँ करके, ठीक है। अब देखो आगे अगली जगह पे क्या कह रहा है वो, द ट्रायंगल ए बी सी इज़ रिफ्लेक्टेड इन द लाइन एल। ए बी सी का जो ट्रायंगल है वो रिफ्लेक्ट हुआ है इस लाइन के हिसाब से ना। तो अब ज़रा गौर करो, ये क्रॉस में जा रहा है, पूरे 5 बॉक्सेस कवर करता हुआ, ठीक है। तो ये 5 बॉक्सेस कवर करता हुआ क्रॉस में आएगा, तो ये पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए, ये हो गया बी प्राइम, सही है। इसी तरीके से अच्छा ये y = x की लाइन है ना, तो इसमें तुम डायरेक्टली भी काम कर सकते हो। जैसे ये 1,1 है तो इसको घुमा दो, इस पॉइंट को घुमाओगे, ये y = -x की लाइन है, y = -x की लाइन है ये। तो y = -x की लाइन के ऊपर क्या होता है बेटा, मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी कोऑर्डिनेट होता है x y वो घूमता है तो y और x बनता है, और उसके साथ उसमें माइनस की साइन भी आ जाती है, यानी कि वो बनता है हमेशा -y और -x। तो अब ज़रा गौर करो, इस वक्त जब तुम जो काम कर रहे हो उस काम के हिसाब से तुम्हारे पास ये जो c का कोऑर्डिनेट है ये 3,1 है। तो अभी ये 3,1 है, तो ये बनना चाहिए -1, -3। तो x पे -1 और y पे -3, वो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, सही है। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट जो है a का, वो तुम्हारे पास क्या है, x पे 0 और y पे 2। तो ये पॉइंट जो है वो घूम के बनना चाहिए तुम्हारे पास -2,0, x पे -2 और y पे 0, ये इधर आ जाएगा, सही है। तो अब ये आपके पास पूरा शेप जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी का पूरा शेप जनरेट हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है वो, आपसे ये कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सॉरी रिफ्लेक्टेड इन द लाइन, रिफ्लेक्ट कर दिया उसने। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ द सी का जो पॉइंट है उसकी इमेज क्या होगी। देखो सी के पॉइंट की इमेज तुमने निकाली आई -1, -3, ये हमने गलती से पूरा रिफ्लेक्ट भी कर दिया। चलो अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया होगा। राइट डाउन द मैट्रिक्स विच रिप्रेजेंट दिस रिफ्लेक्शन। मैट्रिक्स कैसे निकालोगे, मैं मैट्रिक्स का तरीका आपको बताता हूँ, निकालेंगे आप खुद से। ए का कोऑर्डिनेट उठाइए, ए का कोऑर्डिनेट आपके पास दिया हुआ है x पे 0, y पे 2
और बी का कोऑर्डिनेट उठा लें। बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 1,1। इसके लिए एक मैट्रिक्स बनाया दूसरा जिससे ये मल्टीप्लाई होगा पूरा मैट्रिक्स, वो आपको मालूम नहीं है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये सी और ये डी। इसके साथ इससे आप हर चीज़ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसमें आपको याद नहीं करना पड़ता, बस ये तरीका याद रखें कि ये मेथड किस तरीके से होगा, बस उसके बाद आप सब कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए अगली चीज़ क्या है। दूसरा जो पॉइंट रिफ्लेक्ट होकर बना था, बी का पॉइंट बना था -1, सॉरी पहले आपने ए का उठाया था ना, तो ए का बना था आपके पास -2, और दूसरा बना था -1, ठीक है। तो ये पूरा काम आप इसको खुद से कीजिएगा। अब वो आगे क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिएगा इसको। एन एनलार्जमेंट स्केल फैक्टर 2 मैप्स ट्राइंगल ए बी सी ऑन टू ट्राइंगल LMN। ए बी सी का ट्राइंगल जो है वो LMN बन रहा है। द पॉइंट ए मैप्स ऑन टू L 2,2। अच्छा, टू कॉमा टू, तो ये 2,2 कहाँ पे होगा भाई? 2,2 तो यहाँ पर हो गया, ये वाला पॉइंट है 2,2 का, ठीक है। ए जो है उसने बनाया L, सही है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट के कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए। स्केल फैक्टर इसका दिया हुआ है 2। तो बेटा देखो ए से लेके L तक का जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट्स का ही आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ए ही इसका सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट होगा जिससे पूरा ट्रायंगल आगे की तरफ एनलार्ज हो रहा है, ठीक है। तो ये ए के पॉइंट से ही पूरा का पूरा शेप बन रहा होगा। आगे क्या कह रहा है वो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ N द इमेज ऑफ C। हाँ, C की इमेज जो बनेगी वो आपको पता करनी है, ठीक है। तो एग्जैक्टली वो C की इमेज ही होगी जो आपने देखनी होगी। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ट्रायंगल भी आपको मैं करके दिखाता हूँ। देखो ए से ये पॉइंट एक क्रॉस में आ रहा है ना, 5 बॉक्सेस कवर कर रहा है। जब डबल होता तो ये पूरा यहाँ पे आता, इस जगह पर आ जाता, ठीक है। ये बन जाता तुम्हारे पास क्या, एक L बना, यहाँ से यहाँ तक L आ गया, और अगला जो पॉइंट तुम्हारे पास होना चाहिए L से क्रॉस में तुम्हें 2 बॉक्सेस पे जाना होगा ना, तो L से क्रॉस में 1, 2, ये वाला पॉइंट तुम्हारे पास M का आएगा, ठीक है। ये पॉइंट तुम्हारे पास M का होगा। अच्छा, B से C का डिस्टेंस कितना है, 1, 2 यूनिट का है, तो ये 4 हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, ये इधर आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा LMN ना, तो M ये रहा और N ये रहा, ये आपके पास शेप इनलार्ज होकर ये कुछ इस तरह का शेप बन जाएगा आपके पास, ठीक है। इसके सारे इनलार्जमेंट्स के पॉइंट जो होंगे वो बिल्कुल A के साथ ही से गुजर के जा रहे होंगे, ठीक हो गई बात। अच्छा, अब आगे वाले जो हैं वो इन्वेरिएंट के वो हमारे पास नहीं है, वो अब इसका पार्ट शेयरिंग है, वो शेयरिंग इसका पार्ट नहीं है, अब शेयरिंग हमारे सिलेबस में नहीं है। अच्छा, अब अगला सवाल देखें। अगले सवाल में वो आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर उसने आपसे कहा है कि भाई द डायग्राम इन द आंसर स्पेस शो द ट्राइंगल ए बी, द ट्राइंगल ए इज़ मैप ऑन टू ट्राइंगल सी बाय द ट्रांसलेशन। ए से बी बना है, ओ सॉरी ए से सी बनेगा ट्रांसलेशन के जरिए। द डायग्राम ड्रॉ द लेवल सी आपको ड्रॉ करना है ना, ठीक है। अब ये सी ड्रॉ कर देते हैं हम। तो देखो बेटा, ए का एक कोई कोऑर्डिनेट उठा लो, या बल्कि हर एक कोऑर्डिनेट को देख लो, इसको यहीं से ही मूव करवाते हैं। 5 बॉक्सेस देखो पॉजिटिव है ना, तो 5 बॉक्सेस आगे और 1 बॉक्स नीचे। तो ए का पॉइंट ये वाला देखते हैं पहले, 1, 2, 3, 4, 5, 1 बॉक्स नीचे, ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया। इसको देखो 1, 2, 3, 4, 5, 1 बॉक्स नीचे, ये इधर आ गया। इसी तरह से ये है ना, तो इसमें क्या होगा कि ये वाला 1, 2, 3, 4, 5 और ये एक नीचे, ये इधर आ गया। ये आपके पास पूरा का पूरा शेप जो है उसको क्या हुआ, वो ट्रांसलेट हो गया, सही है। अच्छा, अब इसके बाद आगे क्या कह रहा है वो, डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी। ट्राइंगल ए से जो ट्राइंगल बी बना है उसकी ट्रांसलेशन को आपको डिस्क्राइब करना है। तो उसकी ट्रांसलेशन आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, देखो ये तो मुझे साफ नज़र आ रहा है रोटेशन हुई है, ठीक है। अब रोटेशन कौन से पॉइंट से हुई है, अगर ये मुझे सही एग्जैक्टली पता लग जाए ना, तो फिर ज़िंदगी हो जाएगी हमारी आसान, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं हम कैसे पता लगता है हमें। अच्छा जी,
तो इसके लिए हम सबसे पहले चेंज करते हैं अपना पेन। भाई ए का ट्रायंगल तो ये रहा, उसने यही कहा ना, ए और बी ट्रांसफॉर्म हुआ है, ट्रांसलेशन हुई है, ठीक है। हम इसके लिए भी फिर हमें यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि हमें इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को ड्रॉ करना पड़ेगा और उससे हमें देखना पड़ेगा कि ये जो है टर्म आपके पास कहाँ पे मूव करके गई है। अगर लेट सपोज़ ये यहाँ पर होता एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट अगर होता, तो इसके हिसाब से तो इसको 90 डिग्री पे यहाँ आना चाहिए था, 3 बॉक्सेस पे आगे इधर, लेकिन ये इधर तो नहीं आया। इसी तरह से अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाके देखूँ, पीछे और बहुत पीछे हो जाएगा, इधर से अगर देखता हूँ, हाँ इधर से कुछ मैचिंग शायद मेरे पास बन जाए कि देखो 1 2 3 4 बॉक्सेस इधर गए। हाँ ये वाला पॉइंट एग्जैक्टली हो सकता है। ये देखो ये ट्रायंगल बना हुआ है, इससे एक लाइन यहाँ तक लेकर आया, ये ट्रायंगल लेकर आया और ये ट्रायंगल लेकर आया, ठीक है, सही है। ये पॉइंट मैंने एज्यूम किया हुआ है। अब इस ट्रायंगल को मैं देखो यहाँ पे ऐसे घुमा रहा हूँ, ये पूरा ट्रायंगल सेम बना हुआ है, देखें ज़रा। तो ये वाला जो पॉइंट है आपके पास, ये इसका सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट होगा, और ये पॉइंट जो होगा वो एक्स पे 0 था और वाई पे था -1, ठीक है। तो डिस्क्राइब फुली करना है ना, तो ये आपके पास हुई है रोटेशन, और रोटेशन के साथ एक और काम इसके अंदर हुआ है। पहली चीज़ तो आप यहाँ पे ये लिख लीजिए कि भाई ये है रोटेशन, और एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये 90 डिग्री पे मूव कर रहा है, और सेंटर क्या है उसका, सेंटर दिया हुआ है 0,-1, ठीक है, समझ आ गई बात। तो जनाबे वाला ये काम तो आपका हो गया है यहाँ पे। अच्छा अब इसके बाद ये ड्रॉ करके करना, ये अब नहीं कर सकते अभी। हाँ इस वाले को देखिए ज़रा, इसमें क्या कह रहा है वो, इसमें इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है वो, डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स T1 to T2। देखो बेटा T1 से T2 बना है, तो T1 से T2 के लिए कोऑर्डिनेट्स लिखो ज़रा। इसके 3 2 है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 4 2 है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 3 और 5 है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स लिखो, -2 और -3 बना, इसका कोऑर्डिनेट लिखो तो -2 और -4 बना, इसका कोऑर्डिनेट लिखो तो -5 और -3 बना। देखो कोऑर्डिनेट घूम भी रहा है और नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्शन हुई है। और किसके साथ हुई है, रिफ्लेक्शन अलॉन्ग y = -x, y = -x की रिफ्लेक्शन हुई है, ठीक है। अच्छा फाइंड द मैट्रिक्स दैट रिप्रेजेंटिंग ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स T1 to T3। T1 से T3 जो बना ये रोटेशन हुई है। अच्छा अब ये मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, आप वही 2 कोऑर्डिनेट्स एज्यूम कीजिएगा, उसके लीजिएगा और बना लीजिएगा अब आप खुद से। T1 इज़ मैप ऑन टू T4 बाय द इनलार्जमेंट। T1 से जो है T4 बना है बाय द इनलार्जमेंट के ज़रिए। उसने क्या क्या पूछा है, स्केल फैक्टर पूछा है और द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इनलार्जमेंट पूछा है। स्केल फैक्टर देख लेते हैं पहले। देखो भाई ये इमेज यहाँ बनी है और ये इसकी इन्वर्टेड इमेज है, इसका मतलब ये हुआ कि उल्टी इमेज बनी हुई है, तो स्केल फैक्टर तो नेगेटिव ही होगा। नेगेटिव स्केल फैक्टर के अंदर ही इमेज उल्टी बनती है हमेशा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे इमेज के जो डिस्टेंसेज है उसको देख लें। इमेज का जो डिस्टेंस है 2 बॉक्सेस हैं यहाँ पे 1 बॉक्सेस है, तो ये 2/1 होता तो ये बन जाता 2, और ये नेगेटिव होगा क्योंकि ये उल्टा काम हुआ है, तो -2 हो गया इसका स्केल फैक्टर। अभी आगे कह रहा है वो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो भाई सारे कॉर्नर्स को मिला दो, वो सारे के सारे कॉर्नर जिस पॉइंट पर कट करेंगे ना वही उसका सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट होगा। ये सारे के सारे कॉर्नर मुझे नज़र आ रहा है कि 5 पे मीट करेंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा आपके पास सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट का वो होगा 0,5, ठीक है। अब आगे वाला जो काम है मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन का वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो आप खुद से चाहें तो आप खुद से भी कर सकते हैं, वरना मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ना मैट्रिक्स U10 रिप्रेजेंट द ट्रांसफॉर्मेशन डेट विच मैप्स T1 ऑन टू T5। T1 से जो T5 बना है ये उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस T5 के कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए। तो देखो बेटा T1 के पहले लिख लो, T1 के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं तुम्हारे पास। T1 का एक कोऑर्डिनेट था तुम्हारे पास 3 2, दूसरा क्या था 4 2, तीसरा क्या था 3 और 5। ये किसी एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हुआ है जिससे दूसरा मैट्रिक्स जनरेट हुआ है। तो इसमें जो रॉज की तादाद है, इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है आपके पास, इसमें 2 रॉज हैं और 3 कॉलम है, ठीक है।
तो इसी तरीके से जो दूसरा मैट्रिक्स है जो ट्रांसफॉर्मेशन का है उसे आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 2 1 3, ठीक है, क्योंकि अगर आप उसे यहाँ लिख देते इस जगह पर तो वो मल्टीप्लिकेशन में नहीं आता, क्योंकि इसके ऑर्डर है 2 1 2 2, तो इसके कॉलम और इसकी रॉज बराबर है ना, तो मल्टीप्लाई हो सकता है। अच्छा अब देखो ज़रा इसके बाद अगला काम क्या है कि जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 3 ज़ा 6 और 1 2 ज़ा 2 हो जाएगा, प्लस 2 4 ज़ा 8 और 1 2 ज़ा 2, प्लस 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 5 ज़ा 5 हो जाएगा, 3 ज़ा 0 और 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 0 4 ज़ा 0 प्लस 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 0 3 ज़ा 0 प्लस 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 6 7 8 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, 6 और 5 11 हो गया और ये 15 हो गया। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स आपको मिले हैं ये सारे के सारे किसके हैं, ये T5 के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगला काम है द एरिया ऑफ T5। यार एरिया ऑफ T5 निकालने के लिए आपको T5 को पहले प्लॉट करना पड़ेगा। 8 और 6, x पे 8 और y पे 6, ये वाला पॉइंट है। उसके बाद 10 पे 6, x पे 10 और y पे 6, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। इसके 11 पे 15, x पे 11 और y पे 15, हाँ ऊपर है हमारे पास स्पेस। अब ये ट्रायंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और अब हमें इसका निकालना क्या है, एरिया। तो भाई ये जो हो गई इसकी यहाँ से यहाँ तक तो बेस हो जाएगी और ट्रायंगल की यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपके पास हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो बेस इसकी कितनी आ रही है 2 यूनिट और हाइट इसकी कितनी आ रही है, अगर हाइट यहाँ से देखें आप 15 यहाँ पर है और यहाँ पे 6 है, तो ये होगा 15 माइनस 6 यानी कि 9 हो गई हाइट इसकी। तो व्हेन यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एरिया 2 मल्टीप्लाई बाय 9, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये दोनों पार्ट्स आपने कर लिए। द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स T5 ऑन टू T1। अब ये वाला काम आप खुद कीजिएगा, T5 से जब T1 बनेगा तो मैट्रिक्स आपको किस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो आपको उस मैट्रिक्स को चेंज करना होगा, वो आपको खुद से ड्रॉ करके देखना होगा, सही है। ये काम आप खुद से करेंगे। अच्छा इसी तरीके से आगे देखिए और ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस। अच्छा जी, यहाँ पे कह रहा है y=x की लाइन बनाई हुई है मैंने और वो कह रहा है ऑन द डायग्राम ड्रॉ आफ्टर द रिफ्लेक्शन, डायग्राम ड्रॉ द ट्रायंगल आफ्टर द रिफ्लेक्शन। कौन सा ट्रायंगल रिफ्लेक्ट करना है, उसने कहा ट्रायंगल A, ट्रायंगल B एंड द लाइन y=x। ट्रायंगल A कैन बी मैप ऑन टू ट्रायंगल B बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि 2 ट्रांसफॉर्मेशन मिल रही हैं। द फर्स्ट इज़ द रिफ्लेक्शन इन द लाइन y=x, पहली जो है वो रिफ्लेक्शन दी हुई है y=x के अंदर। अच्छा अब वो आपसे क्या कह रहा है कि ऑन द डायग्राम ड्रॉ द ट्रायंगल आफ्टर दिस रिफ्लेक्शन। पहले आपको उस रिफ्लेक्शन का ट्रायंगल बनाना होगा, उसके बाद आपको दूसरा काम करना होगा। तो रिफ्लेक्शन का ट्रायंगल इसका बनेगा A का, तो A से वो B बनाए ना, तो A का रिफ्लेक्शन पहले आपको देखना होगा। देखो ये वाला पॉइंट यहाँ पर है तो इस पॉइंट को यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से ये पॉइंट का डिस्टेंस एक बॉक्स का है तो एक बॉक्स का डिस्टेंस ये यहाँ पर आ गया B। तो जब ये A और B की लाइन आपको मिल गई कि भाई A और B ऐसे बनाए, तो इसका C जो है उसके लिए आप क्या करो, इस वाले को देखो, ये आ रहे हैं 2 बॉक्सेस ना, तो यहाँ से स्ट्रेट 2 बॉक्सेस यहाँ पे आएंगे, तो ये ट्रायंगल यहाँ पे हुआ, ये बना, ठीक है भाई। देखो अब ये जो है सबसे पहले A की रिफ्लेक्शन ये बनी और उसके बाद इसकी इनलार्जमेंट B बन गई। अब वो कह रहा है डिस्क्राइब फुली द सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन फुली बताएं कि क्या है। तो भाई सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन जो है पार्ट B के हिसाब से वो आपके पास है इनलार्जमेंट। इनलार्जमेंट में और कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, उसके अंदर सबसे पहली चीज़ होती है सेंटर और दूसरा होता है उसका स्केल फैक्टर। तो ये दोनों बातें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो अब आपको क्या करना है, ये जो छोटा सा ट्रायंगल आपने रेड में बनाया था इससे आपको B बनाना है। तो देखो ज़रा, अगर तुम इस लाइन को स्ट्रेटली लेकर आते हो जो तुमने B बनाया है, ये स्ट्रेट जा रहा है ना, ये यूं करके क्रॉस करता हुआ ये यहाँ से यूं जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से ये जो B का पॉइंट है ये भी यहाँ से मूव करता हुआ, ये सब यहीं से जा रहे हैं एक ही पॉइंट से। 1,1 है इसका बेसिकली जो पॉइंट मुझे नज़र आ रहा है इस वक्त ना, बल्कि नहीं 0 तो सेंटर जो है वो 0,0 आ रहा है, ठीक है। और स्केल फैक्टर अब आपको देखना होगा कि स्केल फैक्टर क्या होगा। तो देखो बेटा स्केल फैक्टर जो है, स्केल फैक्टर आप किस तरह देखोगे कि उसके लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस डिवाइड बाय इमेज का डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट। इमेज का डिस्टेंस जो दिया हुआ है 6 से 10 तक, ये 4 यूनिट है और यहाँ पे 2 यूनिट कवर हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4/2 इज इक्वल्स टू 2 यूनिट, यानी कि स्केल फैक्टर उसका 2 है आपके पास, ठीक है। दैट्स इट।
और लास्ट में कह रहा है स्टेट द मैट्रिक्स कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स ए ऑन टू बी। तो अब आपको ए से बी तक वही आपको करके देखना होगा, मैट्रिक्स जैसे डिज़ाइन करना मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम इसके देख लेते हैं कुछ ज़रा करेंटली ईयर के क्वेश्चंस अगर यहाँ पर हैं तो। ये देखें ज़रा, यहाँ पे कह रहा था ट्रांसलेशन -4,-4,3 मैप ट्रायंगल ए ऑन टू सी। ए से जो है वो सी का ट्रायंगल बना है ऑन द डायग्राम, ड्रॉ एंड लेबल सी। तो अब आपको क्या करना है कि ये एक ट्रांसलेशन का वेक्टर दिया हुआ है और ए से आपको सी बनाना है। तो देखें ज़रा, -4 का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4, -4 पीछे और 3 बॉक्स ऊपर, 1 2 3 ये आ गया ये वाला पॉइंट, एक पॉइंट ये बना, ठीक है। अब इसी तरीके से इसको मूव करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, सही है। अच्छा, उसके बाद क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, ये बना, ठीक है। फिर ये बना और फिर उसके बाद ये बना, सही है जी। अच्छा, उसके बाद आगे क्या कह रहा है वो, ड्रॉ एंड लेबल सी, ये तो हो गया, हमने सी लेबल कर दिया था। रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज सेंटर 1,1 मैप्स ट्रायंगल ए ऑन टू ट्रायंगल डी। ए से जो है डी का ट्रायंगल बनेगा और 1,1 जो होगा वो सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। तो 1,1 सेंटर ऑफ रोटेशन बनाया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है। तो भाई ये रहा 1,1, ये पॉइंट यहाँ तक लेकर आया। आप 90 डिग्री इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसे यहाँ आ जाना चाहिए। तो ये जो पॉइंट है क्रॉस वाला, ये यहाँ पे बनेगा। जब ये यहाँ पे बनेगा तो अगले बॉक्सेस इसी के साथ जा रहे होंगे, 3 बॉक्स नीचे होगा, तो ये 3 बॉक्स नीचे यहाँ पर आ गया अगला पॉइंट, और ये 1 बॉक्स यहाँ पर था। तो ये शेप कुछ इस तरह से बनेगा आपके पास, ठीक है जनाब। अच्छा, ये आपने 90 डिग्री पे से घुमा दिया। अब कह रहा है फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन डेट मैप्स ट्रायंगल ए ऑन टू ट्रायंगल बी, जिसमें आपको बताना है कि ट्रायंगल ए से जो है ट्रायंगल बी कैसे बना है। तो ट्रायंगल ए से ट्रायंगल बी हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये स्ट्रेचिंग है और ये हमारा अब सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें, यहाँ पे कह रहा है द ट्रायंगल ए इज़ मैप ऑन टू ट्रायंगल बी बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइन एल। एल से जो है ए से ट्रायंगल जो है वो बी पर बन गया। तो अब ज़रा उसको बना के देखते हैं, ड्रॉ करते हैं हम इसको। ये एक बॉक्स है तो एक बॉक्स यहाँ पर ये इधर आ जाएगा। इसी तरीके से ये 2 बॉक्सेस का 1.5 कवर हो रहा है तो 1.5 बॉक्स यहाँ कवर होगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा 6 के पॉइंट के ऊपर। इसी तरह से ये 1 2 और ये 2 ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ये और ये, ठीक है। ये आपने ट्रांसलेट कर लिया, वो रिफ्लेक्शन हो गई इसकी। द ट्रायंगल ए इज़ मैप ऑन टू ट्रायंगल सी बाय एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री फ्रॉम सेंटर जो है वो 0,3 है। ड्रॉ एंड लेबल द ट्रायंगल सी। लेबल करना है आपको जाके ट्रायंगल कौन सा, सी का, ठीक है। अब ये देख लेते हैं ज़रा, ट्रायंगल ए इज़ मैप ऑन टू ट्रायंगल सी बाय एंटी क्लॉकवाइज। ट्रायंगल ए से ट्रायंगल सी बना एंटी क्लॉकवाइज और सेंटर जो दिया हुआ है वो आपके पास क्या दिया हुआ है, 0,3, तो वो ये वाला पॉइंट है। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉक का मतलब वो ये नीचे घूम जाएगा, यानी कि ये जो पॉइंट है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है बच्चे वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे आ गया 90 डिग्री एंटी क्लॉक, सही है। अच्छा, अब ये इधर आया तो अगला पॉइंट जो है वो बिल्कुल इसके नीचे है और 2 बॉक्सेस इसके बिल्कुल आगे हैं, तो ये ऐसा बनेगा ट्रायंगल। ये आपने घुमा दिया इसको 90 डिग्री से, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, ट्रायंगल सी इज़ मैप ऑन टू ट्रायंगल डी बाय द रिफ्लेक्शन। ट्रायंगल सी से जो है ट्रायंगल डी बना है। अच्छा, हमने कौन से ट्रायंगल बनाए थे भाई, ए से ये बी बना और ये सी बना। अब सी से डी बना है तो डी के लिए वो क्या कह रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइन एल, और कह रहा है डिस्क्राइब द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन डेट मैप्स ट्रायंगल बी ऑन टू ट्रायंगल डी। बी से जो डी की बात हो रही, पहले डी बना लें यहाँ पे ज़रा। तो देखो, अगर मैं इसको रिफ्लेक्ट करूँ तो ये पॉइंट तो ऐसे ही रहेगा और ये जो है ये 2 बॉक्स है तो ये इधर आ जाएगा, एक इधर, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है ये 1.5 बॉक्स इस तरह से कवर कर रहा है तो ये इधर आना चाहिए। ये हो गई इसकी ट्रांसलेशन, ठीक है, रिफ्लेक्शन। ये बन गया डी का ट्रायंगल। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि भाई ये जो बी और डी का ट्रायंगल है इसको आपको डिफ़ाइन करना है। तो बी और डी का ट्रायंगल हम डिफ़ाइन कर देते हैं, बिल्कुल सिंपल। देखो बेटा, ये लाइन इधर और ये लाइन इधर, ये मुझे साफ नज़र आ रहा था कि 90 डिग्री का ट्रायंगल बन रहा है और ये पूरा का पूरा ट्रायंगल घुमा हुआ है नीचे की तरफ। इसका मतलब ये क्लॉकवाइज मूवमेंट हुई है और इसका सेंटर ये वाला पॉइंट होगा, दैट इज़ 0,3। एक्स पे 0 और वाई पे 3 जो है वो ये सेंटर ऑफ रोटेशन है आपके पास, सेंटर ऑफ रोटेशन दिया हुआ है, ठीक है। और
रोटेट हुआ है ट्रायंगल, सेंटर रोटेशन ये रहा, और 90 डिग्री है क्लॉकवाइज। ठीक है जनाब, तो ये काम आपने पूरा यहाँ पे कर लिया। अब इससे हमने काफ़ी सारे सवाल कर लिए बेटा इस वक्त। तो अब हमारा काम क्या होगा, अब हमारा काम ये होगा कि हम ये तमाम सवालात जो है, बाकी जो रिमेनिंग के क्वेश्चंस हैं आपके पास, आप उसको करेंगे प्रैक्टिस में, और फिर उसमें आपके पास जो इशू आ रहा होगा देन यू विल डिस्कस विद मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंस।